बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 जून 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल है सोबरिंग इलेक्शन। सोबरिंग इलेक्शन बेसिकली सोबर वर्ड होता है डिसेंट, अच्छी पर्सनैलिटी, संजीदा। और सोबरिंग का मतलब होता है मतलब इलेक्शन के साथ अगर इसको मिला के पढ़ेंगे एडजेक्टिव बनता है। तो सोबरिंग इलेक्शन का मतलब कि इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन जो सोबर करता हो। ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है। और इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि क्या मोदी इससे सोबर हो जाएगा? प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, नरेंद्र मोदी, क्या वो इससे सोबर हो जाएगा? ये क्वेश्चन बेसिकली हुआ ये है कि इंडिया के जो इलेक्शन हुए हैं, तकरीबन इंडिया के इलेक्शन कोई एक महीने से ज़्यादा का उनका टाइम होता है कि वो हुए हैं, और अब वो गिने जा रहे हैं वोट्स वगैरह। और अब वो जो रिजल्ट्स फाइनल आ रहे हैं उनमें ये लग रहा है कि जो बीजेपी और उसके जो एलाइज हैं, जो सोच रहे थे कि उनको 400 सीट्स मिल जाएंगी, वो क्लेम्स जो हैं वो बहुत ही बुरी तरह से शैटर हुए हैं। नो डाउट कि इस वक्त भी मेजॉरिटी मोदी और उसके जो एलाइज हैं उन्हीं की है, लेकिन वो बड़ी थिन मेजॉरिटी बन गई। मतलब पहली टर्म में मोदी ने परफॉर्म किया, तो उसके बाद दूसरी टर्म जो थी मोदी की, उसमें ज़्यादा वोट पड़े थे मोदी को। ठीक है, और मोदी का बेसिक जो अपना एजेंडा है वो क्या है? वो बेसिक एजेंडा मोदी का है एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। अब वो जो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान एजेंडा है वो पिछले इलेक्शन में तो उसका वर्क कर गया, लेकिन इस दफ़ा वो लगता है कि बैकफायर कर गया। और जो कांग्रेस जिस अलायंस को हेड कर रही है, इंडिया ग्रुपिंग, उसने काफ़ी हद तक इसमें गेन किया है, और शायद 200 के करीब सीट्स उसकी बन जाएं ओवरऑल। और ये जो 200 के करीब उसकी सीट्स हैं, ये शो करती हैं कि अब कांग्रेस जो है वो वापस अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको गेन करने की तरफ आ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी, स्पेशली मोदी जो है, जिसने मतलब एक राइट विंग हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की और हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स की, उसको अब इंडियन सोसाइटी ने एक तरह से कह लें कि मुस्तरद कर दिया है। अब इंडियन सोसाइटी ज़्यादा जो है, वो इंडियन वोटर्स जो हैं, वो ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? वो जॉब्स के ऊपर फोकस कर रहा है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे फोकस कर रहा है, वो जो नई दुनिया की रियलिटी हैं, जो सिविक रियलिटीज़ हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहा है। तो और इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के लिए जो एक मुसलमानों को टारगेट करना, और फिर जो जो एक अपना हार्ड लाइन लेना हिंदुइज्म की बेस पे, और हिंदू वोट को, हिंदू हिंदू वोटरों को अपने साथ मिलाना, वो यहाँ तक कि जो हिंदी बेल्ट है, जो स्पेशली इंडिया में बहुत सारे इलाके हैं जो डिफरेंट अपने वो रखते हैं, पहचान रखते हैं। तो इसमें एक हिंदी बेल्ट है जो कि वो इलाका जिसमें ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। पंजाब उसमें शामिल नहीं है मोस्टली, तो जिसमें हिंदी बोली जाती है। और हिंदी उन एरियाज में जिनमें हिंदी बोली जाती है, उनमें भी बीजेपी अपना जो एक वो करिश्मा है वो कायम नहीं रख सकी, और उसमें भी वोट उनको काफ़ी कम पड़ रहे हैं जितने एक्सपेक्टेड थे उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे, मतलब ऐसे वोटर्स, कि जिन वोटर्स ने पिछली दफ़ा मोदी को वोट दिया था, अब इस दफ़ा उन्होंने उसको वोट नहीं दिया। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मोदी का जो कि हिंदुइज्म की बेस पे हुकूमत में आने का जो एक वो था, मतलब एक स्टाइल था, वो अब ख़त्म हो गया है। और अगर ये उनकी यही वाली
चीज कायम रहती है बीजेपी की, तो शायद अगले इलेक्शन में बीजेपी कहीं पे भी नजर ना आए, या एटलीस्ट हुकूमत में ना आए। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान से रिलेशंस की तरफ। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो 2019 से अब तक जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। इंडिया ने खामखा अपने ही एक यकतरफा फैसला करते हुए, यूनिलैटरल डिसीजन लेते हुए कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, हेल्ड कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। यूएन का उसका जो स्टेटस है एक डिस्प्यूटेड लैंड का, वो ख़त्म कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन डिस्टर्ब हो गए। और इंडिया और मोदी जो है वो अपनी इसी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बोस्ट कर रहा था कि जी हमने ये किया और इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा काम उसने कर लिया है। लेकिन अब हमारा एडिटर कहता है कि उम्मीद है कि मोदी अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करेगा, हुकूमत तो लगता है कि वही बनाएगा, लेकिन अब उसके पास मेजॉरिटी बड़ी थिन होगी और उसको मुस्लिम जो वोट है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक रिलाय करना पड़ेगा ताकि वो हुकूमत बना सके। तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज करे। पाकिस्तान को जो उसने टारगेट करने का एक तरीका बनाया हुआ था उसको ख़त्म करे, और पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। और जब हुकूमत में आए मोदी दोबारा से, तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे। और न्यूज़पेपर मशवरा दे रहा है पाकिस्तान को भी कि जब इंडिया इस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उस दोस्ती के हाथ को आगे बढ़ाए और उसमें मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा ना करें। तो इसके साथ हम अगर देखें तो पॉइज्ड एक अच्छा वर्ड है, रेडी, तैयार, बैलेंस्ड। फिर उसके बाद बेटिंग, लालच, घेरना, और बैकफायर, उल्टा असर करना, उल्टा नतीजा निकलना। यूनिलैटरल, यकतरफा, अनेक्स का मतलब होता है साथ मिला लेना, जोड़ लेना, कनेक्ट कर लेना। प्रोएक्टिव का मतलब इश्तियाल अंगेज। ये अच्छा, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो अपनी राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम ये बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को कहा जाता है। उसमें बताया गया है कि दुनिया का जो एनवायरनमेंट डे है उस पर ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि दुनिया की हमारी जो 40% लैंड है इस प्लेनेट की, अर्थ के ऊपर, वो डिग्रेडेड हो चुकी है, वो रहने के काबिल नहीं रही। अब मतलब वो जो भी उस पे काम हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, और वो माहौल को ख़राब कर रही है। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर जंगलात थे तो जंगलात हटा दिए गए और वो डिग्रेड हो गई है। अब वो मतलब वो किसी का काम नहीं रही, जिसकी वजह से वो माहौल को फर्दर डिस्टर्ब कर रही है। और इस साल जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को स्पेशली सेंटर किया है इस बात पे, लैंड रेस्टोरेशन पे, डिजर्टिफिकेशन पे, और ड्रॉट रेजिलियंस पे। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़मीन जो है वो रिस्टोर करवाई जाए, और स्पेशली जो है वो डिजर्टिफिकेशन के मतलब जो लैंड रेस्टोर करवानी है उस पे, जो बंजर ज़मीन हो रही है उस पे फोकस, और जो खुश्क साली है उसके ऊपर फोकस करने का यूएन ने कमिटमेंट शो की है। तो यूएन ने जो अपना 2021 से 2030 का जो एक डेकेड प्लान दिया था एक इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन का, वो उसको अब आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव करने जा रहा है और उसमें कुछ नई चीज़ें ला रहा है। और हमें ये देखना है कि 2000 से लेकर अब तक 29% खुश्क साली बढ़ चुकी है। खुश्क साली बढ़ चुकी है। खुश्क साली का बढ़ने का मतलब क्या है कि वो इलाके जहाँ बारिशें होती थी और उनकी बेस पे काश्तकारी वगैरह होती थी, एरिड लैंड जिसको हम कहते हैं ना, बारानी इलाके, जहाँ पे नहरी पानी वगैरह नहीं है, वहाँ पे बारिश ही की वजह से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि पूरी दुनिया में 29%
जो अपना खुश्क साली है वो बढ़ चुकी है। और प्रोजेक्शन ये है कि 2050 तक 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होगी। मतलब 3/4 वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050 तक इससे अफेक्ट होगी। यानी कि ये 75% से ज़्यादा आगे निकल जाएगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये दुनिया को, ज़मीन को तबाह करने के बराबर है बात। इस पे बहुत इमीडिएट एक्शंस होने चाहिए। और साथ ही ये बताया गया है कि जो 60% लैंड है जिसको रेंज लैंड कहा गया है, वो वो अब सिर्फ जो है 4.8% फॉरेस्ट को कवर करती है। मतलब 4.8% दुनिया में फॉरेस्ट जो है ना वो रह गए हैं। पाकिस्तान इस नहीं, दुनिया में नहीं, ये पाकिस्तान की बात है, सॉरी। पाकिस्तान में 4.8% फॉरेस्ट रह गए हैं। और पाकिस्तान इज हाईली ससेप्टेबल टू डिजर्टिफिकेशन। और पाकिस्तान जो है वो अब कह लें कि तेजी से बंजर होने की तरफ जा रहा है। ज़मीन बंजर होने की तरफ जा रही है, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंसेस इसके निकल रहे हैं वो क्या है? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ज़मीन जो है उसकी जरखेज़ी कम हो रही है। रिड्यूस्ड फार्म आउटपुट, फार्म आउटपुट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है, जो फसलों की पैदावार है, वो कम हो रही है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर इसका असर आ रहा है। और लाइवलीहुड के ऊपर, लोगों के जो कमाने के ज़राए हैं उसके ऊपर इसका असर आ रहा है। और इंडस डेल्टा जो है वो तेज़ी से पुअर वाटर मैनेजमेंट की वजह से और सिलिनिटी बढ़ने की वजह से, सेम थोर बढ़ने की वजह से तेज़ी से वो इंडस डेल्टा की ज़मीन श्रिंक हो रही है और वो नाकाबिले काश्त हो रही है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत स्पेशल कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्वायरमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाए और रीफॉरेस्ट्रेशन करें और एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स लेके आए। यानी कि तो पहली बात तो ये है कि जहाँ पे पहले जंगलात थे उनको बहाल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि नए जंगलात भी लगाए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ग्रीन पाकिस्तान एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर लैंड को कंजर्व करना चाहिए, उसको महफूज बनाना चाहिए। और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस आ रही है, उसको लैंड डिग्रेडेशन को कम करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस को ज़्यादा करना चाहिए। रेजिलियंस का मतलब है कि क्लाइमेट में अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो इसी तरह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें ये देखना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो पानी की वेस्टेज होती है उसको रोका जाए। और वो जो ड्रिप्स के थ्रू जो वो जो होती है, ड्रिप्स के थ्रू पानी दिया जाता है, लैंड फार्मिंग है, उसको फरोग देना चाहिए। और किसी भी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली पानी के रिसोर्सेज, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। इसमें ही अगर हम देखें तो सोबरिंग दोबारा से यूज़ हुआ है वर्ड, संजीदा। फिर उसके बाद रेजिलियंस एक अच्छा वर्ड है, उभरने की ताकत, मुकाबला करने की ताकत, वापस आने की ताकत। अच्छा, उसके बाद है जी आगे सीक्वेस्ट्रेशन। ये बेसिकली एक प्रोसेस है माहौल से रिलेटेड। इसको होना चाहिए रिगोरसली, यस, ये अच्छा एडवर्ब है, इसको यूज़ करना चाहिए आपको अपनी राइटिंग में। अच्छा, और आगे लास्ट वाला है जी लोअर इन्फ्लेशन। लोअर इन्फ्लेशन बेसिकली हमें इस तरफ हमारा तवज्जो दिला रहा है कि मई में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 11.8% तक गिर गया। यानी कि 30 मंथ्स का ये लोएस्ट रेट है, पिछले 30 मंथ्स का। पिछले 2.5 साल में जब से रिजीम चेंज हुआ है, गवर्नमेंट इमरान खान की चेंज की गई है, तब से लेकर अब तक
ये लोएस्ट है, नहीं तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही रहा। अब इन्फ्लेशन रेट मैं जनरली आपको बता देता हूँ, कुछ डिटेल्स भी हैं इसमें, वो भी आप देख लीजिएगा। जनरली ये है कि इन्फ्लेशन, हम कहते हैं कि मार्केट में रुपया पैसा जो है वो पैसा कितना ज़्यादा यूज़ हुआ, चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ी। अब मसला ये है कि मई का वो महीना है कि जब किसानों के ऊपर एक तरह से कह लें कि क़यामत टूटी, और उनकी चीज़ों के रेट ही नहीं, उनकी गंदम के रेट ही नहीं लगे। जब गंदम सस्ती हो गई तो लोगों को मजबूरन गंदम, सॉरी, मजबूरन कह लें, या क्या है कि गंदम, लोगों को गंदम सस्ती मिली इस किसान से, तो वहां पे पैसा कम खर्च हुआ तो इन्फ्लेशन कम हुई। दूसरी साइड पे किसान ने जो सोचा हुआ था कि उसको जब उसकी फसल के पैसे ज्यादा मिलेंगे तो वो कुछ आगे फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, अपने कुछ ज़रूरतें पूरी करेगा और अगली फसल की तैयारी करेगा, वो सारा कुछ भी उसके ख्वाब के ख्वाब ही रह गए। तो जाहिर है पैसा कम ही यूज होना था, तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट आया है लोअर इन्फ्लेशन का। और ये जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक की, इसके जो क्रिटिक्स हैं वो भी ये समझते हैं कि जो हमारा जो स्टेट बैंक जो है, जो ज़्यादा वो कर रहा था ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा हुआ था स्टेट बैंक ने, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है। तो उसमें इन्फ्लेशन में कमी आई है। इन्फ्लेशन में कमी आई है तो जो क्रिटिक्स हैं उन्हें भी ये कहने की जो है ना वो मौका मिल गया है कि ये देखें, हमारी जो सोच है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो लेकिन असल में मामलात कुछ और हैं। असल में मामलात ये हैं कि वही जो बात मैंने आपको बताई है कि मई में एक तो फूड की प्राइस गिर गई और फिर फ्यूल की प्राइस थोड़ी सी गिर गई, जिससे कि जिससे कि लोगों की जेबों में पैसा आया ही कम। तो जब वो लोगों की जेबों में पैसा आएगा ही कम, तो फिर इन्फ्लेशन तो कम ही होनी है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक महीने का इस तरह से ये जो डाउन आया है, इसको हम कोई भी एक, कोई किसी पॉलिसी का नतीजा नहीं कह सकते। ये जस्ट एक इंसिडेंटल चीज है। अब देखना ये है कि जो स्टेट बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिंग मंडे को आ रही है, क्या उसमें जो एक्सचेंज रेट अपना, ये जो अपना इंटरेस्ट रेट है, ये सेम रखता है या इसको चेंज करता है। फिर ही कुछ नई बातें सामने आ सकेंगी। और इसमें अगर हम देखें तो एंटिसिपेटेड का मतलब है जिस चीज़ की तवक्को की जा रही हो वो एंटिसिपेटेड होता है। मिटिगेट, कम करना, कॉरपोरेट, तजारती, कमर्शियल भी कहा जा सकता है। बर्जनिंग का मतलब बढ़ती हुई किसी नेगेटिव चीज़ के बढ़ने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और प्रपोज्ड का मतलब है जो कि बताई गई हो, मतलूब हो, मुजव्वज़ा जिसको बोलते हैं, जिसको तजवीज़ किया गया हो। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।